रूस के कुर्स्क में यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूस की 2 डिफेंस लाइन को तोड़ दिया। कुर्स्क में रूस के 11 सैनिक मारे गए हैं। हमले में रूस के 7 हथियार भी तबाह हो गए हैं। वहीं 72 घंटे से यूक्रेन का विध्वंसक हमला जारी है। कुर्स्क में रूस के 11 सैनिक मारे गए हैं। हमले में रूस के 7 हथियार भी तबाह हो गए हैं। तो तबाही बहुत ज्यादा मची है और इस हमले में बहुत बड़ा नुकसान रूस को पहुंचा है। तो कुर्स्क में यानी कि रूसी धरती पर न सिर्फ यूक्रेन के हजारों सैनिक घुस गए हैं, बल्कि वहां 72 घंटे से यूक्रेनी फोर्स विध्वंसक ऑपरेशन चला रही है। सिर्फ कुर्स्क में ही नहीं, बल्कि यूक्रेन ने रूस के 3 और शहरों पर भयानक हमले किए हैं। ये है क्रीमिया, बेलगोरोड और लिपिट्स्क। कुर्स्क में जहां यूक्रेनी सेना न्यूक्लियर पावर प्लांट तक पहुंचने वाली है, वहीं उसने क्रीमिया के बेलबेक एयरबेस पर बहुत बड़ा विस्फोट कर दिया है। बेलगोरोड में यूक्रेनी की ड्रोन फोर्स ने एक के बाद एक 52 ड्रोन दागे हैं। तो लिपिट्स्क में रूस के एयरबेस पर हमला हुआ है। कुर्स्क युद्ध का वो मैदान बन गया है जिसकी वजह से यूरोप में परमाणु सुनामी भी आ सकती है। ज़ेलेंस्की के 3000 सैनिक कुर्स्क में घुसकर तेजी से न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ बढ़ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि एटमी पावर प्लांट के पास पहुंचते ही अमेरिकी हथियारों से यूक्रेनी फोर्स रूस के परमाणु प्लांट को तबाह कर देगी। सवाल यही है कि अगर यूक्रेन ऐसा करने में कामयाब रहा तो इसका अंजाम क्या होगा? क्या पुतिन नाटो के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे? 72 घंटे से रूस के कुर्स्क में जो कुछ हो रहा है वो परमाणु विनाश की वजह बनने जा रहा है। कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स की घुसपैठ और फिर विध्वंसक हमला तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। सिर्फ 72 घंटे में ज़ेलेंस्की सेना ने महाविस्फोट कर युद्ध को 180 डिग्री बदल दिया है। सिर्फ 72 घंटे के अंदर यूक्रेनी सेना विध्वंसक हमला करते हुए कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेहद करीब पहुंच गई है। माना जा रहा है कि यूक्रेनी सेना के टारगेट पर रूस का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट को जलाने के लिए यूक्रेनी फोर्स कुर्स्क में दाखिल हुई है। जाहिर है, अगर कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ तो पुतिन और उनकी सेना परमाणु विनाश का बटन दबाने में विलंब नहीं करेंगे। कुर्स्क की ये वो जंग है, यूक्रेनी सेना का ये वो आक्रमण है जो 40 घंटे के अंदर परमाणु विस्फोट की वजह बन सकता है। बहत्तर घंटे पहले आधी रात को यूक्रेन के 2000 जंगबाज सूमी के रास्ते कुर्स्क में घुसे और इसी के साथ उनका ऑपरेशन कुर्स्क शुरू हो गया। कुर्स्क में इस वक्त 3000 यूक्रेनी सैनिक हैं। ज़ेलेंस्की के जंगबाज भीषण हमला करते हुए कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की 2 डिफेंस लाइन को ध्वस्त कर दिया। कुर्स्क के रिल्स्क इलाके में यूक्रेनी हमले के बाद भीषण आग लग गई। कुर्स्क में यूक्रेन एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेनी एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से वज्रपात कर रही है। कुर्स्क में ही एक जगह पर यूक्रेन ने रूस के दर्जन भर हथियार और सैन्य वाहनों को जला दिया। यूक्रेन के खतरनाक हमले की वजह से रूस के 50 सैनिक सरेंडर करने को मजबूर हो गए।
कुर्स्क में यूक्रेन का ये बड़ा ऑपरेशन इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि ज़ेलेंस्की और उनके रक्षा मंत्री ने कुर्स्क में सेना की खतरनाक ब्रिगेड को भेज दिया है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की जो ब्रिगेड ऑपरेशन चला रही है वो है 82nd ब्रिगेड, 80th ब्रिगेड, 22nd ब्रिगेड और आईडार ब्रिगेड। इसके अलावा यूक्रेन ने जॉर्जियन लड़ाकों को भी कुर्स्क में जंग लड़ने को भेज दिया है। कुर्स्क में मिल रही कामयाबी के बाद ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के हौसले बुलंद हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दुनिया ने फिर से देख लिया कि यूक्रेनी फोर्स किस तरह रूस को सरप्राइज देने में माहिर है। ज़ेलेंस्की ने यह घोषणा इसलिए की क्योंकि कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले के करीब पहुंच गई है। तो कुर्स्क में इस वक्त यूक्रेन के 3000 से ज्यादा जंगबाज मौजूद हैं। ये वही यूक्रेनी सैनिक हैं जो कुर्स्क को जला रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क में हर दिन बड़ी तादाद में यूक्रेनी सैनिक घुसपैठ करते जा रहे हैं, इसलिए कुर्स्क की जंग विध्वंसक हो गई है। यूक्रेनी सेना 72 घंटे के अंदर भीषण हमला करते हुए कुर्स्क में 27 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गई है। इस लिहाज से कुर्स्क में यूक्रेनी सेना हर दिन 9 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुर्स्क में यूक्रेनी सेना इन 72 घंटों के अंदर ही 650 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर चुकी है। यूक्रेनी फोर्स इस वक्त जहां है वहां से कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है। माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में कुर्स्क एटमी प्लांट पर यूक्रेन बहुत बड़ा हमला कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में परमाणु प्रलय तय है। रूस यूरोप के कई नाटो देशों का नामो निशान मिटा देगा। कुर्स्क में यूक्रेन का सैन्य अभियान और भी विध्वंसक रूप लेने जा रहा है। इस बात का सबूत उस वक्त मिला जब यूक्रेनी एयरफोर्स ने गाजा मॉडल पर आसमान से नागरिकों को कुर्स्क छोड़ने के लिए पर्चा गिराना शुरू कर दिया। यूक्रेन के इस कदम और भीषण हमले के बाद कुर्स्क में कोहराम मच गया। लोग जान बचाने के लिए कुर्स्क से पलायन करने लगे। गैस स्टेशन पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। कुर्स्क के सैकड़ों लोग पुतिन और उनकी सेना से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेनी हमलों की वजह से कुर्स्क में आपातकाल लग गया है। लोगों की सुरक्षा के लिए क्रेमलिन ने बड़ी तादाद में सेना और हथियार कुर्स्क भेज दिए हैं। इतना ही नहीं, पुतिन के आदेश के बाद अरबद लड़ाकों को कुर्स्क के मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। अरबद लड़ाकों में वैगनर लड़ाके भी शामिल हैं। कुर्स्क में पहुंचने के साथ ही रूसी सेना का एक्शन शुरू हो गया है। कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रूस को अपनी ही धरती पर पहली बार फैब 500 से विस्फोट करना पड़ा। रूसी फौज ने लैंसर ड्रोन से यूक्रेन के सैन्य वाहन को जला दिया। इतना ही नहीं, रूस के काउंटर हमले में यूक्रेन के आर्मर्ड व्हीकल्स भी तबाह हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुर्स्क में रूसी सेना ने यूक्रेन के 100 से ज्यादा जवानों को खत्म कर दिया है। रूसी सेना कुर्स्क में काउंटर अटैक तो कर रही है, लेकिन यूक्रेनी फोर्स को आगे बढ़ने से नहीं रोक पा रही है। कुर्स्क में यूक्रेन की सफलता से नेटो का जोश हाई हो गया है। अमेरिका ने यूक्रेन को कुर्स्क में अपने हथियारों के इस्तेमाल की छूट दे दी है। इस बात से भड़के पुतिन ने एटमी जलजला लाने की हुंकार भर दी है।
पुतिन ने कहा कि यूक्रेन ने पश्चिमी हथियारों से कुर्स्क के एटमी प्लांट पर हमला किया तो रूस ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट में विस्फोट कर देगा। उधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने कहा है कि युद्ध में रूस अकेले नहीं है, उत्तर कोरिया रूस के साथ है। जाहिर है कुर्स्क में यूक्रेन के आक्रमण से परमाणु विस्फोट की बुनियाद तैयार हो चुकी है। अगर कुर्स्क के एटमी प्लांट पर अटैक हुआ तो रूस ऐसी परमाणु तबाही लाएगा कि कई देशों का अस्तित्व मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। रूस के 7 शहरों पर यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ है। यूक्रेन ने 3 रूसी एयरबेस को निशाना बनाया है। बेलगोरोड और क्रीमिया में कई ड्रोन धमाके हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां रूस के 7 शहरों पर एक साथ यूक्रेन ने ड्रोन से बड़ा अटैक किया है। तो जानकारी मिल रही है क्रीमिया पर भी हमला किया गया है और रूस को इन हमलों से दहलाया गया है। तो कुर्स्क में यूक्रेनी फौज के भीषण हमले के बीच रूस के 3 और शहर जबरदस्त धमाकों से कांप गए हैं। यूक्रेन ने लिपित्स्क पर आत्मघाती ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार किया। यूक्रेन के टारगेट पर यहां का एयरफील्ड था, जिसे रूस की सेना अपनी एरोस्पेस फोर्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रही थी। इसके अलावा बेलगोरोड पर भी लगातार हमले किए गए। यहां भी एयरबेस पर धमाके हुए और यूक्रेन का प्राइम टारगेट क्रीमिया भी धमाकों से दहलता रहा। यहां बेलबेक एयरबेस को टारगेट किया गया। यानी एक ही दिन में यूक्रेन ने रूस के 3 एयरबेस पर तबाही मचा दी है। एक ही रात में 3 बड़े टारगेट पर धमाके। यूक्रेन के ड्रोन की ऐसी दहशत कि क्रेमलिन में भी खलबली मच गई। गुरुवार की रात रूस के 3 इलाकों में ड्रोन की गड़गड़ाहट से दहशत मची। एयर डिफेंस से ड्रोन गिराने का मिशन शुरू हुआ। S-400 और पंजशीर जैसे एयर डिफेंस से ताबड़तोड़ प्रहार हुआ। लेकिन तूफानी हमले को नाकाम करने में एयर डिफेंस की मिसाइलें नाकाम रहीं और धमाकों की शुरुआत हुई। पहला धमाका लिपित्स्क एयरफील्ड पर हुआ, दूसरा हमला बेलबेक एयरबेस पर किया गया और तीसरा बेलगोरोड एयरफील्ड पर हुआ। लिपित्स्क में ड्रोन हमलों के बाद पहला धमाका एक बिजली सब स्टेशन पर हुआ। इलाके में दहशत के बीच अंधेरा छा गया, लेकिन उसके कुछ देर बाद एयरबेस पर धमाका हुआ और आग की लपटें उठने लगी। लिपित्स्क मॉस्को से करीब 440 किलोमीटर दूर है। कुर्स्क से यह इलाका 400 किलोमीटर दूर है, जबकि यूक्रेन की सीमा से लिपित्स्क 282 किलोमीटर दूर है। लिपित्स्क में तबाही मच रही है। इस बीच क्रीमिया से भी क्रेमलिन को खबर भेजी गई। पता चला बेलबेक एयरफील्ड पर भी धमाके हो रहे हैं। मई में भी बेलबेक पर हमले हुए थे, भारी नुकसान हुआ था। अब यहां चौकसी बढ़ा दी गई थी। लेकिन फिर भी यूक्रेन के ड्रोन बेलबेक की जमीन को छूने में कामयाब रहे। बेलबेक एयरफील्ड को लेकर कोई बड़ा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कैमरे में बेलबेक एयरफील्ड पर आग की तस्वीर कैप्चर हुई है। क्रीमिया के कई और इलाकों में ड्रोन से हमले किए गए हैं। क्रीमिया के अलावा यूक्रेनी सीमा के करीब बेलगोरोद शहर एक बार फिर दहल रहा था। बेलगोरोद में कई जगहों पर धमाके हुए, लेकिन सबसे बड़ा हमला बेलगोरोद एयरफील्ड पर हुआ। रूस ने एयर डिफेंस से कुल 75 ड्रोन को गिराया। लिपित्स्क और बेलगोरोद में सबसे अधिक ड्रोन गिराए गए।
दावा है कि यूक्रेन ने 100 से अधिक ड्रोन से हमला किया। बेलगोरोद में बेहद मजबूत एयर डिफेंस के बीच भी धमाके होते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन हमले में एक कारखाने के गोदाम में आग लग गई। 2 रिहायशी इमारतों को भी ड्रोन हमले से नुकसान पहुंचा। बेलगोर में 29 ड्रोन को एयर डिफेंस से गिराया गया। इन तमाम हमलों के बीच सबसे बड़ी तबाही लिपिट्स्क में हुई, क्योंकि यहां हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद था, जिसमें आग लगने से बहुत बड़ा धमाका हुआ। आपको इस हमले की पूरी डिटेल दिखाते हैं। और वहीं रूस के लिपिट्स्क एयरबेस पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन से एयरबेस पर कई धमाके हुए। लिपिट्स्क एयरबेस पर रूस को भारी नुकसान हुआ है। लिपिट्स्क एयरबेस पर कई एयरक्राफ्ट मौजूद थे। रिपोर्ट की माने तो इस एयरबेस पर सुखोई 34S, MiG-29S और सुखोई 25S जैसे फाइटर जेट मौजूद थे। हमले के वक्त यहाँ 2 सुखोई 57S फाइटर जेट भी मौजूद थे। वहीं लिपिट्स्क एयरबेस पर ड्रोन हमले के दौरान हथियार के डिपो में धमाका हो गया। ड्रोन हमले के बाद जोरदार धमाके से आसपास दहशत मच गई। एयरबेस के करीब 4 गांवों को खाली कराया गया है। लिपिट्स्क एयरबेस पर मौजूद विमानों को बचाने की पूरी कोशिश हुई। धमाकों के बीच ही कई विमानों ने टेक ऑफ भी किया। कितने फाइटर जेट को नुकसान हुआ, इसका फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। ये देखिए जानकारी जो दे रहे हैं आपको। 4 गांव ऐसे थे जिसे खाली कराया गया और फिलहाल इलाके में बताया जा रहा है कि आपातकाल लगाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। लिपिट्स्क की तरह ही क्रीमिया पर भी बड़े हमले की कोशिश हुई। रूस अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश करता है, इसलिए यह कंफर्म नहीं है कि इस बार बेल्बेक एयरफील्ड को कितना नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने एक S-400 एयर डिफेंस को नष्ट करने का दावा किया है। गुरुवार की रात समुद्र और हवा दोनों से क्रीमिया पर हमला किया गया। क्रीमिया के आसमान में 5 ड्रोन नष्ट किए गए। काला सागर के ऊपर 8 ड्रोन नष्ट किए गए। पानी में चलने वाले 7 मरीन ड्रोन भी नष्ट हुए। यूक्रेन ने क्रीमिया पर नेपच्यून मिसाइल से भी हमला किया, लेकिन रूसी सेना ने एंटी शिप मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। कुर्स्क और एक ही दिन में 3 एयरबेस पर हमले के बाद पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन से बदले का हुक्म दे दिया है। शुक्रवार की सुबह रूस की 2 कैलिबर क्रूज मिसाइल कैरियर यूक्रेन के करीब पहुंच गए हैं। अंदेशा है कि शुक्रवार की रात काला सागर से एक तूफान की शुरुआत हो सकती है। लेकिन तबाही पानी से नहीं बल्कि बारूदी धमाकों से होगी। क्योंकि ब्लैक सी में गश्त लगा रहे ये युद्धपोत इस्कंदर मिसाइलों से लैस है। यूक्रेन के एयर डिफेंस पुतिन के बदले के एक्शन को रोक न सके, इसलिए इन युद्धपोतों से लॉन्च होने वाली हैं हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल। डिफेंस एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि यूक्रेन रूस के बदले की आग में झुलसने वाला है। रूस शुक्रवार की रात यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों की बरसात हो सकती है। काला सागर से रूस ने यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर ली है। शुक्रवार की रात रूस यूक्रेन के दक्षिण पोर्ट सिटी को खंडहर बना सकता है। पानी के साथ हवा से भी यूक्रेन पर तूफानी प्रहार की तैयारी कर ली गई है। शुक्रवार की सुबह पूर्वी रूस के इलाकों में बड़ी संख्या में बॉम्बर्स ने उड़ान भरी और फिर सभी की लैंडिंग मॉस्को में हुई।
अंदेशा है कि रूस इस बार मिसाइल हमले के पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। ये सभी तैयारी इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने गुस्ताखी की हदें पार कर दी। चंद घंटों में रूस के 3 एयरबेस को दहलाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक अहम खबर है, गाजा के राफा में आईडीएफ का हमला हुआ। 3 हमास लड़ाकों पर ड्रोन से हमला, सेना पर हमले के आरोपियों पर अटैक किया गया है। तो गाजा के राफा में आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये बड़ा अटैक किया है। 3 हमास लड़ाकों पर ड्रोन से हमला किया है। देखिए, ड्रोन व्यू आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा वीडियो जिसमें कैसे हमास के ठिकानों को तबाह किया गया, साथ ही 3 हमास लड़ाकों को भी मार गिराया गया। तो गाजा विनाश का मंसूबा पाले नेतन्याहू के लिए गाजा में मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। याह्या सिनवार अभी तक इजराइल के हाथ नहीं लगा है, जबकि अब आईडीएफ सैनिकों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। अब इजराइल ने सिनवार की तलाश के लिए खान यूनिस में हमले बढ़ा दिए हैं, जिससे लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। इलाके को खाली किया जा रहा है। ऐसे में नेतन्याहू को युद्ध नीति पर सवाल भी उनके उठने लगे हैं, जबकि बंधकों को लेकर वो पहले ही घिरे हुए हैं। इस बीच याह्या सिनवार को हमास चीफ बनाए जाने से उनकी बौखलाहट और बढ़ सकती है। हमास पॉलिटिकल विंग का चीफ इस्माइल हानिया मारा गया। अब कमान याह्या सिनवार को मिल गई है। यानी सिनवार अब हमास का सबसे बड़ा कमांडर बन गया है। इसका सीधा मतलब है कि याह्या सिनवार इजराइल का टारगेट नंबर 1 बन गया है। याह्या सिनवार की तलाश में आईडीएफ खान यूनिस से राफा तक खाक छान रही है, लेकिन याह्या सिनवार कहां छुपा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इजराइल की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। इजराइल ने खान यूनिस में हमले बढ़ा दिए हैं। पिछले 8 दिन में इजराइल ने खान यूनिस में तीसरी बार एयर स्ट्राइक की। टैंक लेकर इजरायली सेना खान यूनिस में जा घुसी। खान यूनिस में खौफ इस कदर बढ़ गया है कि खान यूनिस से पलायन बढ़ता जा रहा है। ये पलायन की तस्वीरें हैं। हजारों लोग रोजाना खान यूनिस छोड़कर भाग रहे हैं। हालात इतने भयानक हैं कि शरणार्थी कैंपों में रहने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। आईडीएफ का कहना है कि हमास लड़ाके कैंपों में छिपे रहते हैं, इसलिए हमले करना मजबूरी है। लेकिन हमलों में हमास लड़ाकों से ज्यादा बेकसूर मारे जा रहे हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जिद पर अड़े हैं कि जब तक एक भी हमास लड़ाका जिंदा है, इजराइल इसी तरह हमला करता रहेगा। इजराइल इसी तरह हमले कर भी रहा है। ये खान यूनिस में बमबारी का वीडियो है, जिसमें बमबारी के बाद एक पूरी इमारत तबाह हो गई। कई फीट ऊंचाई तक धुआं उठने लगा। इतनी तबाही होने के बाद कोई यहां रुकना नहीं चाहता, इसलिए जिसे जो सामान मिला उसे लेकर खान यूनिस से जाने लगा। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने यरूशलेम में बंकर कैबिनेट से कहा है, हम सभी बंधकों को छुड़ाने के लिए अभी समझौता नहीं कर पाए हैं। हम एक साथ सभी बंधकों को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन हमास ऐसा नहीं होने दे रहा है। एक तरफ युद्ध नीति को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना हो रही है, दूसरी तरफ हमास लड़ाके घात लगाकर हमले कर रहे हैं। ये देखिए कैसे आईडीएफ के टैंक को कबाड़ में बदल दिया। इसके अलावा कई सैनिकों को भी मार गिराया। साथ ही इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड अब इजरायली ड्रोन को ट्रेस करके उसका रास्ता बदलना सीख गई है। अब इजराइल पर उसी के हथियार से हमले किए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो इजराइल सिनवार की तलाश में फंसा रहे और हमास एक नई ब्रिगेड बनाकर इजराइल पर एक और हमले की तैयारी कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और एक अहम खबर है, कुर्स्क पर हमले से यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। खार्किव से सेना हटाने के लिए रूस मजबूर। खार्किव से रूस भेजी जा रही है सेना की टुकड़ी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे सेना की टुकड़ी को डिप्यूट किया जा रहा है। खार्किव से रूस की तरफ सेना की टुकड़ी को भेजा जा रहा है और युद्ध के इस मोर्चे पर पूरी तैनाती है। खार्किव से सेना हटाने के लिए रूस को मजबूर होना पड़ा है, इसलिए ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं ये रूस की सेना है जो कि खार्किव से वापस रूस की तरफ जा रही है। टैंक हथियार लेकर के रूसी सेना अब खार्किव छोड़कर रूस की ओर जा रही है। कहा जा रहा है कि खार्किव में यूक्रेन भारी पड़ रहा है रूस के ऊपर, इसलिए कुर्स्क पर हमले से यूक्रेन को एक बड़ी कामयाबी मिली है और रूस को यह कार्रवाई करनी पड़ी है। पेंटागन और मोसाद का इनपुट है कि ईरान ने टारगेट फिक्स कर लिए हैं, वो कभी भी हमला कर सकता है। यानी इजराइल पर बहुत बड़े हमले के लिए ईरान ने मिसाइल लॉन्च पैड पर अलर्ट मोड में डाल दी है। अरब में हालात इतने खौफनाक हो गए कि युद्ध सुलगा तो अरब में आग एटमी विस्फोट तक पहुंच सकती है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। साथ ही समंदर से ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों पर हमले के लिए घेराबंदी कर दी है। आज की रात इजराइल के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है, क्योंकि ईरान के दिए अल्टीमेटम की मियाद आज रात खत्म हो रही है। जैसे ही अल्टीमेटम का वक्त खत्म हुआ, वैसे ही ईरान से दर्जनों मिसाइलें उड़ान भरेंगी और फिर इजराइल दहल उठेगा। पेंटागन ने अलर्ट जारी किया है। ईरान के टारगेट पर 3 इजरायली ठिकाने हैं। डिमोना एटमी सेंटर, बेन गुरियन एयरपोर्ट, तेल अवीव का रॉथचाइल्ड्स इलाका। इसके लिए ईरान ने मिसाइल ड्रिल भी शुरू कर दी है। इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें इजराइल की तरफ मिसाइल दागते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा ईरानी मीडिया चैनल्स पर 3 तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जिसमें इजराइल के वो 3 ठिकाने हैं जहां हमले कर सकता है। ईरान ने इजराइल के डिमोना एटमी सेंटर को दिखाया है कि अब कैसा है और हमले के बाद कैसा हो जाएगा। इसी तरह बेन गुरियन एयरपोर्ट को ठीक हालत में दिखाया है। इसके साथ ही तबाही की तस्वीर भी है, जबकि तेल अवीव का रॉथचाइल्ड्स इलाका भी हमले से पहले और हमले के बाद किस स्थिति में होगा ये दिखाया है। ईरान इतने विध्वंसक हमले की धमकी दे रहा है, इसके पीछे वजह है रूस का साथ मिलना। रूस सबसे पहले ईरानी प्रॉक्सी को हथियार भेज रहा था, लेकिन अब उसने ईरान को विध्वंसक हथियारों की खेप भेजी है। ईरान को लगातार बड़ी खेप रूस से मिल रही है। सड़क मार्ग और समुद्री मार्ग दोनों तरफ से मिसाइल और डिफेंस सिस्टम पहुंचाए गए हैं। रूस ने इस्कंदर मिसाइलों का बड़ा जखीरा पहुंचाया है। मोसाद ने इनपुट दिया है कि S-400 डिफेंस सिस्टम भी ईरान पहुंच चुके हैं, जिन्हें ईरान ने एटमी ठिकानों पर लगाया है। इसके अलावा मरमंस्क इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की खेप भी तेहरान पहुंच चुकी है। इन सभी का इस्तेमाल इजराइल से युद्ध में किया जा सकता है। इजराइल का दावा है कि ईरान को S-400 IL-76 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट से पहुंचाए गए, जबकि कई इस्कंदर मिसाइल और मरमंस्क वॉरफेयर सिस्टम सड़क मार्ग के जरिए तेहरान पहुंच चुका है। इजराइल के मुताबिक इस्माइल हानिया की मौत के बाद ही ईरान ने विध्वंसक हथियारों की डिमांड रूस से की थी। इसके बाद पहली खेप 5 अगस्त तक तेहरान जा पहुंची थी, यानी अभी तक कई कंसाइनमेंट ईरान को मिल चुके हैं। इस पर इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ईरान के विदेश मंत्री अली बाघेरी ने हथियारों की डिलीवरी ली है। ये जानकारी हमें हंगरी के जरिए मिली है। हथियार पहुंचाने को लेकर रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। हथियारों को लेकर ईरानी प्रेसिडेंट पेजेश्कियान और रूस के रक्षा मंत्री के बीच कई दौर की बातचीत हुई।
उसके बाद आगे की जिम्मेदारी दोनों देशों के मिलिट्री चीफ को दी गई। यानी ईरान बहुत बड़े हमले की तैयारी कर चुका है, जिसके बाद युद्ध लंबे वक्त तक चल सकता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। अमेरिका ने ईरान पर समंदर से आक्रमण का ब्लूप्रिंट बना लिया है। भूमध्य सागर में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन लगाया गया है। साथ ही एम्फीबियस असॉल्ट शिप द वास्प तैनात किया गया है। यूएसएस न्यूयॉर्क और यूएसएस ओक हिल भी पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल की समुद्री सीमा के पास लगाया गया है। हमले के लिए 5 टारगेट फिक्स किए गए हैं। टारगेट 1 लेबनान, टारगेट 2 गाजा, टारगेट 3 वेस्ट बैंक, टारगेट 4 इराक में ईरानी प्रॉक्सी और टारगेट 5 सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी। इसी तरह लाल सागर में यूएसएस कोल और यूएसएस लाबुन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात किए गए हैं, जिनके टारगेट पर यमन में हूती ठिकाने हैं। फारस की खाड़ी में ठीक ईरान के पास यूएसएस सेंटिनेल कोस्ट गार्ड क्लास वॉरशिप लगाया गया है, जो ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। ओमान की खाड़ी में पश्चिमी देशों के कारोबारी जहाजों की सुरक्षा के लिए 4 युद्धपोत लगाए गए हैं। यूएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, द निमित्ज न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस लेक इजराइल और यूएसएस टाइकन डेरोगा। अरब में युद्ध का ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, क्योंकि ईरान और इजराइल बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ईरान और इजराइल ने सेना के लिए नौजवानों की भर्ती शुरू कर दी है। इसके अलावा कई बड़े डेवलपमेंट भी। ईरान रूस के हथियार पहुंच चुके हैं। मिसाइल और डिफेंस सिस्टम एटमी ठिकानों पर लगा दिए हैं। ईरान की मदद के लिए याह्या सिनवार ने खुला ऐलान कर दिया है। युद्ध की स्थिति में ईरानी प्रॉक्सी ईरानी सेना के साथ मिलकर लड़ेंगे। ईरान के अल्टीमेटम के बाद इजराइल में हाई अलर्ट जारी हो गया है। ये बेन गुरियन एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां दर्जनों फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। ईरान ने जो टारगेट फिक्स किए हैं उसमें बेन गुरियन का भी नाम है। अब इजराइल डिफेंस के अलावा आक्रमण पर भी फोकस कर रहा है, क्योंकि पेंटागन की तरफ से पूरा साथ देने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। 1 दर्जन से ज्यादा ग्लोब मास्टर हथियार लेकर इजराइल जा पहुंचे हैं। ये ग्लोब मास्टर पहुंचने का वीडियो है। कतर में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। इजराइल की सुरक्षा के लिए $5 बिलियन खर्च किए जाने का अनुमान है। अमेरिकी फाइटर स्क्वाड्रन भी तेल अवीव जा पहुंची है। कतर से फाइटर जेट F-22 रैप्टर भी इजराइल पहुंचाया गया है। इसके अलावा हमले की रणनीति बनाने के लिए सेंटकॉम चीफ माइकल कोरेल्ला इजराइल पहुंच गए हैं। उन्हें तेल अवीव से यरूशलेम ले जाया गया है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की पूरी कैबिनेट एटमी बंकर में शिफ्ट हो चुकी है। माइकल कोरेल्ला का ये इस हफ्ते में दूसरा दौरा है। इस बीच अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो भयानक अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे ईरान। धमकी से कुछ घंटे पहले ही ईरान के एटमी ठिकाने के पास मिसाइल स्ट्राइक हुई, जिससे ईरान तमतमा गया है, जिसका बदला वो आज रात इजराइल पर बहुत बड़ा हमला करके ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। एक तरफ ईरान इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी इजराइल पर अटैक का ब्लूप्रिंट बना चुकी है। ईरानी प्रॉक्सी को इस वक्त हिजबुल्लाह लीड कर रहा है। उसने इजराइल के खिलाफ एक ट्रिपल लेयर चक्रव्यूह रचा है, एक ऐसा बारूदी एकीकरण जिसमें इजराइल फंसा तो उसका संहार तय है। हालांकि इजराइल को इसकी भनक लग चुकी है और नेतन्याहू ने आईडीएफ को ईरानी प्रॉक्सी पर अब तक के सबसे बड़े हमले की छूट दे दी है। खबर है कि आईडीएफ का आक्रमण आज रात से ही शुरू हो सकता है। इजराइल और ईरानी प्रॉक्सी के बीच अब तक की सबसे बड़ी जंग शुरू होने जा रही है। आर पार की ये जंग अरब को विध्वंस की अग्नि में झोंक सकती है।
ऐसी जंग जिसमें या तो इजराइल का सर्वनाश हो जाएगा या फिर ईरानी प्रॉक्सी का संपूर्ण खात्मा होकर रहेगा। बीते 24 घंटे से ईरान और इजरायली प्रॉक्सी एक दूसरे पर बड़े हमले कर रहे हैं। रॉकेट मिसाइलों की बारिश से अरब का एक बड़ा हिस्सा धधक रहा है। ऐसा लग रहा है मानो इजराइल और ईरानी प्रॉक्सी ने अब फुल स्केल वॉर शुरू कर दी है। फुल स्केल वॉर की वजह ईरानी प्रॉक्सी का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे नेतन्याहू ने जल्द नहीं भेदा तो इजराइल में बड़ी तबाही आ सकती है। इस तबाही के एक नहीं बल्कि तीन एपिसेंटर है, यानी 3 दिशाओं से इजराइल पर बारूदी बारिश होने जा रही है, जिसके सामने इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम दम तोड़ देगा। ईरानी प्रॉक्सी का यह बड़ा हमला होगा। ईरान की अगुवाई में उसके प्रॉक्सी एक साथ 3 फ्रंट से इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। इसमें लेबनान से हिजबुल्ला, यमन से हूती और सीरिया से लड़ाकों की फौज शामिल है। हिजबुल्ला और यमन इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, जबकि सीरिया से किसी भी वक्त बड़े हमले की खबर आ सकती है। ये सीरिया की तस्वीरें हैं जहां अल उमर ऑयल फील्ड पर अरब ट्राइबल ग्रुप्स कब्जा कर चुके हैं। यहां इस वक्त अरब ट्राइबल फोर्सेस का झंडा लहरा रहा है। माना जा रहा है कि ट्राइबल फोर्सेस के इस हमले में कई दूसरे संगठन के लड़ाके भी शामिल हैं। इनमें कुछ सीरिया के समूह हैं, जबकि कुछ को बैकडोर चैनल से सीरिया पहुंचाया गया है और इनका मिशन है इजराइल का खात्मा। दरअसल हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह एकीकरण फॉर्मूले पर काम कर रहा है। फॉर्मूले का एजेंडा है अमेरिका विरोधी गुटों को एक साथ लाना। उसने सीरिया में मौजूद अरब ट्राइबल फोर्सेस, वैगनर लड़ाके और आईएसआईएस लड़ाकों को एक्टिवेट कर दिया है। इसके साथ ही स्पेन से कैटालोनिया लड़ाके और अफ्रीकन लड़ाकों के ग्रुप्स को सीरिया लाया गया है। बाहर से लाए गए लड़ाकों की सुरक्षा के लिए हिजबुल्ला ने अभी इन्हें सीरिया में ही रोका है। 2 दिन पहले इन्हीं लड़ाकों की मदद से अरब ट्राइबल फोर्सेस ने अमेरिकी एयरफील्ड पर हमला कर कब्जा कर लिया था। माना जा रहा है कि यही लड़ाके बहुत जल्द इजराइल पर बड़ा हमला कर सकते हैं, जिसकी तैयारी भी हिजबुल्ला ने पूरी कर ली है। हालांकि हिजबुल्ला कोई कदम उठाए उससे पहले ही इजराइल ने सीरिया में मौजूद इन लड़ाकों की कब्र बनाना शुरू कर दिया है। रात में धधकते ये अंगारे सीरिया की होम सिटी से उठ रहे हैं, जहां ईरानी प्रॉक्सी का हथियार डिपो था। यहां ईरान से मिले हथियार रखे थे। इनमें शॉर्ट रेंज मिसाइल और ड्रोन शामिल थे, जिन्हें आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया है। माना जा रहा है कि इन हथियारों को इजराइल पर हमले के लिए सीरिया लाया गया था। सीरिया पर हमले से हिजबुल्ला बौखला गया है और उसने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत कर दी है।